हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ बेटा, कैसे हो? सब बढ़िया। चलिए अपन आज फिर से एक बार चलते अपने गाउस लॉ और उसके एप्लीकेशन वाले चैप्टर के वीडियो लेक्चर 7 में। ठीक है ना। इस समय हम जो स्टडी कर रहे हैं बेटा वो न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है ना। जैसे ये एक न्यूमेरिकल हमारे सामने लिखा हुआ है, तो आपको सबसे पहले तो कॉपी पेन उठाना है और न्यूमेरिकल को थोड़ा सा समझना। ठीक है ना। थोड़ा ध्यान देना। क्वेश्चन में कहा है चित्रानुसार, यानी कि चित्र के अनुसार। इट मीन्स सीधा सीधा है कि बोर्ड एग्जाम में ये चित्र बना हुआ आएगा। एक घन आपको सामने दिखाई दे रहा है, एक घन जिसकी 6 सतह। ठीक है ना। दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, 6 सतह हो गई। इस घन में एक वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, बेटा ये डायरेक्शन है ई वेक्टर की। क्लियर है ना। वैद्युत क्षेत्र ए वेक्टर में ये घन रखा हुआ है एक वैद्युत क्षेत्र में, जिसमें एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष ये निर्देश पद्धति हो गई। जिसमें एक घन को रख दिया मैंने, बीच में क्या रख दिया, एक घन। ठीक है ना। अच्छा, घन के प्रत्येक भुजा ए बराबर है 1 सेंटीमीटर। तो सॉल्व में लिख लीजिए आप कि घन की जो भुजा है उस भुजा का नाम क्या है, स्मॉल ए, और ये है 1 सेंटीमीटर। बेटा सेंटीमीटर से इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है ना। तो अपन लिख सकते हैं 10 की घात -2 मीटर। कन्वर्ट हो गया ना। तो एक तो अपन ने भुजा ले ली। आगे कहा गया है नियतांक ई नॉट। जैसे ई वेक्टर बराबर ई नॉट एक्स आई कैप है ना। यहाँ जो ई सफिक्स में नॉट नज़र आ रहा है, ई नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट नहीं है बेटा, ये ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नियतांक। तो बेटा अपन इसको भी लिख लें, नियतांक कॉपी पर साथ ही साथ लिखते चलें। ई नॉट, एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ई है वैद्युत क्षेत्र के लिए। कितना है, 2.5 गुणा 10 की घात 5। तो मैंने वो लिख दिया 2.5 गुणा 10 की घात 5। नियतांक दे दिया बेटा ई नॉट का मान। आगे कहा है घन से पारित कुल फ्लक्स बताना है और घन से परिबद्ध आवेश भी बताना है। इस घन का फ्लक्स भी बताना है और इसका आवेश भी हमको बताना है। ठीक है ना। सबसे पहले हम निकाल लें इसको, वैद्युत फ्लक्स को। और वैद्युत फ्लक्स कैसा निकालना है, कुल वैद्युत फ्लक्स। अच्छा, वैद्युत फ्लक्स है वो गाउस लॉ का हार्ट बीट है। तो सबसे पहले अपन ने लिखा विद्युत फ्लक्स। अब बेटा विद्युत फ्लक्स आपको निकालना आता है क्या? हाँ सर आता है। तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है कि सर वैद्युत फ्लक्स को तो फाई ई से लिखते हैं। ठीक है ना। और वैद्युत फ्लक्स होता है ई इंटू एस, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ई इंटू एस। अच्छा, हमें घन का फ्लक्स निकालना है। किसका निकालना है? घन से पारित, घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालना है। बेटा घन, तो घन में सतह कितनी होती हैं कि 6। कौन कौन सी, दोबारा सुन लो। दाईं सतह, बाईं सतह 2 हो गई, ऊपर की सतह, नीचे की सतह 4 हो गई, आगे की सतह और पीछे की सतह 6 हो गई। तो 6 सतहों का अपन को क्या निकालना है, फ्लक्स। तो सबसे पहले इन सतहों का कोई ना कोई नाम दे दो। ठीक है ना। सबसे पहले मैं दाईं सतह की बात करूं तो दाईं सतह का नाम दे दो ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये दाएं हिस्से का नाम दे दिया मैंने, इतनी दाईं सतह का। ठीक है ना। तो ई एस कौन सी सतह का, ए बी सी डी सतह का, ए बी सी डी सतह का। सतह 6 हैं तो फ्लक्स भी 6 होंगे, क्योंकि उसने कहा है ना कुल वैद्युत फ्लक्स। अच्छा, प्लस ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब बेटा बाईं सतह का नाम लिख, देखो ए बी सी डी हो गया, इसका नाम दो ई एफ जी एच। ये कौन सी सतह हो गई बेटा कि सर ये तो बाईं सतह हो गई। ठीक है ना।
तो बाईं सतह का नाम क्या है? ई एफ जी एच। अपन ने लिख दिया ई एफ जी एच प्लस, आगे बढ़िए, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। सर दाईं सतह बाईं सतह, दाईं और बाईं हो गई। अब हम ऊपर वाली सतह को लेते हैं। लेनी अपन को 6। ऊपर वाली सतह का नाम क्या है? बी सी जी एफ, ठीक है ना, कोई सा भी नाम लिख दीजिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए, बी सी जी एफ, बी सी जी एफ प्लस ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। बेटा ऊपर वाली सतह ले लिया, अब नीचे वाली सतह ले लो इसको। अब इसका नाम क्या है? ए डी एच ई, ए डी एच ई। कितनी सतह ले ली? कि गुरुजी 4 ले ली, ठीक है ना। ये बेटा कौन सी वाली है? ये है दाईं। और ये कौन सी वाली है? ये है बाईं सतह। अच्छा, बी सी जी एफ वाली कौन सी है? बी सी जी एफ वाली ऊपर। और ए डी एच ई, ए डी एच ई ये कौन सी सतह है बेटा? कि सर नीचे की। कितनी सतह ली? कि गुरुजी 4 ले ली। अभी और लो बेटा, 5वीं किसको लो? आगे वाले हिस्से को, और 6वीं लो पीछे वाले हिस्से को, ठीक है ना। जैसे ध्यान देना कि मेरे हाथ में ये घन है, इस घन की दाईं सतह ले ली, बाईं ले ली, ठीक है ना। ऊपर वाली सतह ले ली ये, और नीचे वाली सतह ले ली है। अब 2 सतह बच रही हैं, एक आगे की और एक पीछे की, 2 बचे। पहले आगे वाली सतह का नाम देखो। आगे वाली सतह का नाम है ई एफ बी ए। तो ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, क्या नाम है इस आगे वाली सतह का? आपको दिखाई दे रहा होगा, बी एफ ई ए, बी एफ ई ए प्लस, अब लास्ट का फ्लक्स और लेना है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। सर कौन सी सतह के? पीछे वाली। अब पीछे वाली का नाम क्या है? एच डी सी जी, एच डी सी जी, एच डी सी जी। ये तो हो गए बेटा आगे वाले का फ्लक्स, और ये हो गया पीछे वाले का फ्लक्स, ठीक है ना। बेटा एक घन था जो वैद्युत क्षेत्र में रखा था, इस घन का कुल फ्लक्स पूछा है, ठीक है ना, घन का पारित कुल फ्लक्स। तो अपन ने इस घन का फ्लक्स निकालने का एक ही सूत्र है, फ्लक्स निकालने का एक ही फॉर्मूला क्या है? फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। सतह 6, तो देखो एक दाईं, एक बाईं, एक ऊपर, एक नीचे, एक आगे और एक पीछे, 6 सतह थी। मैंने 6 के 6 का फ्लक्स ले लिया। इतना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर। अब बात आती है कि इनको हम आगे लिखेंगे, ठीक है ना, लेकिन हमको पता है कि बीच में कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है ई और एस के बीच में, कि सर डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। और डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? कॉस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं फ्लक्स का सूत्र है फाई बराबर ए एस कॉस थीटा। अब थीटा क्या है? बीच का कोण, बीच का कोण, किस किस के? ई और एस के बीच का कोण। अच्छा अब देखिए कोण देखना है, दूसरी लाइन, पहली लाइन खत्म हुई है, अब हमें दूसरी लाइन लेनी है, ठीक है ना। कि सर ये लाइन तो बहुत लंबी है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सरल तो है ना। अब हमें ई वेक्टर की डायरेक्शन दिखाई दे रही है, अब एस वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग भुजाओं के लिए अलग अलग है। सर एस वेक्टर की डायरेक्शन होती किधर है? तो मैं आपको बताऊं, एस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो पृष्ठ के लंबवत बाहर होता है। जैसे हम बात करें कि इस घन में 6 पृष्ठ हैं, तो प्रत्येक में वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो ये रही सवाल में दी हुई। अब हम दिशा की किसकी बात करें? क्षेत्रफल की डायरेक्शन, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेटा इस भुजा का क्षेत्रफल की डायरेक्शन ये है S1 वेक्टर।
अच्छा दाईं भुजा का, अच्छा बाईं भुजा के क्षेत्रफल की डायरेक्शन ये है एस वेक्टर 2 वेक्टर, ऊपर वाली भुजा का डायरेक्शन ये है एस 3 वेक्टर, नीचे वाली भुजा का डायरेक्शन ये है एस 4 वेक्टर। तो देखिए इसका डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन ये, इस वाली का डायरेक्शन ऊपर, इसका डायरेक्शन नीचे। समझ में आ रहा है? इस पृष्ठ का क्षेत्रफल की दिशा इधर है, इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा इधर है, ऊपर वाले पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा ऊपर है, नीचे वाले पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा नीचे है। तो आपने S1 S2 S3 S4 चारों पर डायरेक्शन ले ली ना। अब हम बात करें S5 की डायरेक्शन, तो बेटा इस वाले हिस्से की डायरेक्शन किधर होगी? आपकी ओर। इस वाले हिस्से की डायरेक्शन किधर होगी? अंदर की ओर। ये वाला हिस्सा है उसकी डायरेक्शन ये है, इस वाले हिस्से की डायरेक्शन ये है, ठीक है ना। अब सबका वैद्युत क्षेत्र के साथ कोण देखना है, क्लियर है ना। तो ध्यान देना, एंगल अपन को यहाँ पर लेना है, दाईं भुजा का बाईं भुजा का एंगल, ऊपर वाली सतह का एंगल, नीचे वाली सतह का एंगल, आगे वाली सतह का एंगल और पीछे वाली सतह का एंगल, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम दाईं भुजा की बात कर लेते हैं। कौन सी भुजा की? दाईं भुजा की। तो बेटा इसमें ई वेक्टर एस वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, तो बेटा इसमें एंगल हो गया 0 डिग्री, ठीक। अब कौन से भुजा की बात करेंगे? सर बाईं की करो। ई वेक्टर ये जा रहा है और इस सतह का S2 वेक्टर ये जा रहा है, तो ये दोनों हो गए एक दूसरे के विपरीत। तो विपरीत में यहाँ पर बाईं भुजा का एंगल लगा दीजिए 180 डिग्री, क्लियर। अब आइए बेटा ऊपर वाली सतह का। ऊपर वाली सतह में देखिए ई वेक्टर तो ये जा रहा है और सरफेस एरिया वेक्टर ऊपर जा रहा है। सर इन दोनों के बीच एंगल कितने का है? सर एंगल है 90 डिग्री, तो यह हो गया 90 डिग्री, क्लियर है ना। नीचे वाली सतह का देखिए, सरफेस एरिया नीचे जा रहा है, वैद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है। वैद्युत क्षेत्र ये है, सरफेस एरिया नीचे, एंगल कितने का है? कि सर 90 डिग्री, तो नीचे वाला भी कितना है? 90 डिग्री, क्लियर। अच्छा अब सतह कौन सी बच रही है? आगे वाली और पीछे वाली। तो बेटा ध्यान देना, जैसे ये घन है, ये मैं वैद्युत क्षेत्र दिखा दूं, घन पर वैद्युत क्षेत्र ये जा रहा है, वैद्युत क्षेत्र ये हो गया, तो ये पेन है वैद्युत क्षेत्र को बता रहा है। हमें आगे वाली सतह का सरफेस एरिया किधर है? बाहर की ओर। तो बेटा यहाँ से अगर मैं बाहर की ओर जाऊँगा तो एंगल कितने का बनेगा? कि सर ये 90 डिग्री का। अब आइए पीछे वाली सतह को, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर ये जा रहा है और इस पीछे वाली सतह का सरफेस एरिया अंदर की ओर जाएगा, बाहर ऐसे, तो एंगल कितने का बनेगा बेटा पेन के साथ? कि 90 डिग्री, ठीक है बेटा, क्लियर। अब आप प्रश्न में जरा देखिए गौर से पहली लाइन को, कि 4 सतह थी, दाईं बाईं ऊपर नीचे आगे पीछे, इसमें बीच में लगाए डॉट गुणा सब में, और डॉट में आता है क्या बेटा? कॉस थीटा। अब थीटा ऊपर वाले में 90, नीचे वाले में 90, आगे वाले में 90, पीछे वाले में 90, और बेटा कॉस थीटा 90 डिग्री और कॉस 90 का मान कितना होता है बेटा? 0। इसका मतलब हमारा ये 90 वाला 0 हो गया, ये 90 वाला 0 हो गया, ये 90 वाला फ्लक्स 0 हो गया, ये 90 वाला फ्लक्स 0 हो गया। टोटल मिला करके बेटा इतने फ्लक्स हमारे कितने हो गए बेटा? 0। कॉस 90 का मान 0 होता है, ये सबको पता है ना। तो 90 वाली 4 सतह हमारी 0 हो गई। अब बची कितनी सतह उनको लिख लो, ई एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा, थीटा कितने का है? 0 अंश का, प्लस ई एस
कॉस थीटा, थीटा कितने का है बेटा 180 अंश का। बेटा टोटल सतह कितनी थी 6 में से 4 जीरो हो गई, केवल 2 बची हैं। केवल कितनी बची हैं बेटा 2। आगे बात समझ में, यहाँ पर 2 बची हैं। अब हम बात करें कि ये वाली कौन सी सतह, सर ये तो दाईं वाली है, कौन सी है दाईं, और दूसरी कौन सी बची कि बाईं। अच्छा अब ध्यान देना कि ये जो घन है, ये घन वैद्युत क्षेत्रीय वेक्टर में तो रखा है, लेकिन घन किस पर रखा है मूल बिंदु पर। दोबारा से ध्यान देना कि जैसे ये अक्ष ले लिए और यहाँ पर मैंने ये घन रख दिया, दिखाई दिया ना। अच्छा घन मैंने यहाँ रख दिया, तो घन की 2 सतह तो बच रही हैं दाईं और बाईं। बेटा दाईं सतह तो यहाँ है और बाईं सतह कहाँ रखी है, देखो मूल बिंदु पे। इसका मतलब ये वाली जो सतह है, बाईं सतह वो कहाँ रखी है, मूल बिंदु पर रखी है ये। तो बाईं सतह मूल बिंदु पर रखी है, इसका मतलब बाईं सतह की दूरी, बाईं सतह की दूरी, तो बेटा बाईं सतह कहाँ है, मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर है। अगर मैं यहाँ पर ई की जगह ई का मान लगा दूं कि सर ई का मान है क्या, देख लो ना आप सवाल में दे रखा है, ई का मान है E0 x i कैप। क्लियर हो रहा है ना, E0 x i कैप। तो ई का मान लगा दिया मैंने E0 x i कैप, साथ में लिखा है s cos 180। तो अच्छा x का मान 0 होगा x अक्ष पर, x क्या है x अक्ष, और ये वाली जो सतह है वो रखी है मूल बिंदु पे। तो मूल बिंदु पर x का मान 0 है, x का मान 0 है, इसका मतलब बाईं सतह पूरी की पूरी 0 हो गई। आ गई बात समझ में। कुल मिलाकर के आपकी कितनी सतह 0 हुई, सर 5 जीरो हो गई। क्यों 0 हुई, घर में सतह तो 6 थी बेटा, 4 सतह तो 90 डिग्री के कोण के कारण 0 हुई। अच्छा 5वीं सतह क्यों, क्योंकि 5वीं बाईं सतह रखी थी मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर x का मान 0 होगा। ठीक है, जब x का मान 0 होगा तो x का मान 0 करोगे तो ये पूरा पद 0, पूरा पद 0 यानी कि E0, यानी कि टोटल आंसर हमारा 0 में चला गया। अब हमारे पास केवल एक ही फ्लक्स बचा, फाई बराबर ए एस कॉस 0, कॉस 0 का मान 1, तो फाई बराबर क्या बचा ए एस। अब मान लगाइए, फाई बराबर ई की जगह क्या लगाओ, ई का मान दे रखा E0 x i कैप, ई की जगह लगा दिया E0 x i कैप इंटू सरफेस एरिया इस घन की एक सतह। तो बेटा कोई भी घन हो, जैसे ये घन है, इसकी ये सतह है, इस सतह की जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई है। इसका मतलब इस सतह का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, भुजा वर्ग। और बेटा इसके प्रत्येक भुजा कितनी है, एक ही, तो क्षेत्रफल हो गया a स्क्वायर। आ गई कहानी समझ में। सर क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था। हाँ बेटा क्वेश्चन सिंपल था, ठीक है ना। अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही सिंपल। एक घन है, घन में 6 सतह थी, 4 पर एंगल 90 हो गया, 2 बची, जिनमें से जो बाईं वाली सतह है वो मूल बिंदु पे इसलिए 0 हो गई, अब बची 1। अब आपको ये फाइनल फार्मूला मिल गया। सर फाइनल फार्मूला मिल गया, अब हम क्या करें, अब आप फाइनल फार्मूले में मान लगाइए और उत्तर को निकालिए, ठीक है ना। अब ध्यान देना, जैसे ये सतह कौन सी है, दाईं। अच्छा दाईं सतह कौन सी वाली है कि सर ये वाली है, यही है ना दाईं सतह, ये सर दाईं सतह ये है। अगर बेटा दाईं सतह ये है तो आप मुझे ये बताइए कि ये सतह मूल बिंदु से कितनी दूर है। सर जितनी घन की भुजा है, इसका मतलब a सेंटीमीटर दूर है। कौन से अक्ष पर, कि x अक्ष पर। तो बेटा x का मान a लगेगा।
x की जगह क्या लगाएंगे a। अच्छा इधर वाले हिस्से में x की जगह क्या लगाया है 0, क्यों? क्योंकि ये वाली सतह थी मूल बिंदु पे तो x का मान 0, लेकिन ये सतह मूल बिंदु से कितनी दूर है, जितनी इस भुजा की लंबाई है। तो भुजा क्या है, घन की भुजा, घन की भुजा कितनी दे रखी है, घन के प्रत्येक भुजा दे रखी है a, तो x की जगह लगा देंगे a। अब बेटा ये डायग्राम का काम खत्म हो गया, ठीक है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये डायग्राम वाले हिस्से को थोड़ा सा रफ किए लेता हूँ, ठीक। और फॉर्मूला मेरे सामने आ चुका है, अब मुझे केवल इसका आंसर निकालना शेष है, ठीक। आगे बढ़िए बेटा। फाई बराबर आपके पास लिखा है ई नॉट, मैंने भी लिख लिया ई नॉट। अच्छा x की जगह क्या लगाओगे a, समझ में आ गया ना क्यों? तो x की जगह a और यहाँ लिखा है a स्क्वायर, कुल मिला के हो गया AQ, a का a स्क्वायर से गुणा AQ इंटू में लिखा हुआ आई कैप। अब मान लगाइए ना, मान देखिए ई नॉट आ रहा है, ई नॉट का मान तुम्हारे पास है या नियतांक में, a आ रहा है, a का मान भुजा में है या आई कैप, कैप का मतलब ये कैसा सदिश है बेटा, एकांक सदिश। आई कैप को क्या बोलते हैं, एकांक सदिश। इसका मान कितना होता है कि 1 होता है। चलो ठीक है आगे बढ़ो। फाई बराबर ई नॉट का मान क्या है 2.5 10 की घात 5। ई नॉट का मान क्या है देख लीजिए 2.5, जो भी सवाल में दे रखा हो 2.5 या 4.5 वो लगा देना, गुणा 10 की घात 5। अच्छा गुणा में लिखा हुआ है a का क्यूब और a है 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 की घात -2 और इसका हो रहा है होल क्यूब। आई कैप एकांक सदिश का मान 1। अब इसको सॉल्व करो। फाई बराबर 2.5 गुणा, ध्यान से देखिए बेटा, 10 की घात 5 गुणा 10 की घात -2 का क्यू करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा ना। अब -6 और यहाँ है प्लस का 5, तो 10 की घात दोनों को सॉल्व करके कितनी बचेगी कि सर यहाँ माइनस की 6 यहाँ प्लस की 5, -1 बचेगी। बिल्कुल सही। तो फाई बराबर 2.5 गुणा 10 की घात -1, ये आ गया आपका क्या, कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। फ्लक्स आया, इसका मात्रक जरूर लिख देना। फ्लक्स का फॉर्मूला E/S, तो E का मात्रक तो हो गया न्यूटन पर कूलम, सरफेस एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बेटा घन का। 6 सतह थी, 6 का फ्लक्स लिखा, 4 90 डिग्री में 0, 1 मूल बिंदु पर रखा इसलिए 0 बचा 1, मान लगा के सॉल्व कर दिया, ठीक। तो फाई हमारा क्या आ गया, उस घन का कुल फ्लक्स। तो जब घन वैद्युत क्षेत्र में रखा था ना तो उसका फ्लक्स 6 सतह से न गुजर के केवल एक ही सतह से गुजर रहा है। सर 6 से क्यों नहीं गुजरा, क्योंकि आप देख रहे हो 4 90 डिग्री हो रहा है इसलिए नहीं गुजर रहा, 1 मूल बिंदु पर रखा है इसलिए नहीं गुजर रहा, केवल एक सतह का गुजर रहा है, वो निकल के आ गया। अच्छा सवाल में कुछ और भी है, हमने सवाल अभी आधा पढ़ा है, पता है ना आपको। कुल वैद्युत फ्लक्स तक पढ़ लिया, आगे बढ़ो। तथा घन से परिबद्ध, परिबद्ध का मतलब घिरा हुआ, आवेश का मान ज्ञात करो। बेटा फ्लक्स आ गया तो आवेश निकालने में आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। मैं इसे हिस्से को साफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब आपसे क्या है पूछा गया है, पहले तो पूछा गया था फ्लक्स बताओ, फिर पूछा गया है आवेश बताओ। अब चैप्टर का नाम क्या है कि सर चैप्टर का नाम तो गाउस लॉ है। अरे है गाउस लॉ, तो आप लिख दीजिए गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। अब गाउस का नियम है क्या कि सर गाउस का नियम है फाई बराबर Q/ε0। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Q बराबर क्या आएगा कि सर फाई गुणा ε0 आएगा। चलो आवेश निकल के आ गया। घन से परिबद्ध आवेश निकालना फिर कठिन कहाँ रह गया। तो देखो Q बराबर
फाई का मान कितना आया है वो लिख लो कि सर ये तो आया है 2.5 10⁻⁻1, ठीक है, गुणा एप्सिलॉन नॉट कितना ये याद होगा सर, याद तो है 8.85 गुणा 10⁻12। इसको सॉल्व कर दो और आवेश का मात्रक लिख दो कूलाम, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने यहाँ सॉल्व किया। ये क्वेश्चन परीक्षा में आने योग्य है। अगर परीक्षा में ये न्यूमेरिकल पूछा जाता है बेटा, तो बेटा 2.5 अंक से कम में तो पूछने का सवाल ही नहीं है, ठीक है ना। तो इतने बढ़िया क्वेश्चन को आप ढंग से क्लियर कर लें और सीखने के बाद इसे रफ कॉपी पर हैंड टू हैंड एक बार प्रैक्टिस कर लें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ बेटा, अपना अगला न्यूमेरिकल स्टार्ट करें, ठीक है ना। कॉपी पेन आपके पास रखिए और क्वेश्चन को समझिए क्लियर कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे प्राथमिक बिंदु है क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है उसको समझ लेना। तो पहले लैंग्वेज समझना, क्या कह रहा है क्वेश्चन को देखना। एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले को 1 माइक्रोकूलम आवेश दिया गया है। तो अपन को निम्न बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। 4 सवाल है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये सवाल है किसका, किसी ना किसी वस्तु का तो होगा। उस वस्तु को ढूंढिए क्या है। वस्तु है गोला, और गोला कैसा है बेटा, चालक। इसका मतलब है ये हमारे गाउस के नियम का एप्लीकेशन है, ठीक। अब चालक गोला क्या है, एप्लीकेशन। तो बेटा चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने सीखी है। चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ सीखी कि सर गाउस का जो नियम है ना उसके एप्लीकेशन में सीखी चालक गोले। अच्छा, वहाँ एक चीज़ और सीखी हमने कि सर चालक गोला है वो गोलीय कोश की भांति व्यवहार करता है, गोलीय कोश की भांति व्यवहार करता है। तो चालक गोला किसकी भांति व्यवहार करता है कि सर गोलीय कोश। गोलीय कोश क्या है कि सर खोखला गोला, ठीक है। ये हमने एप्लीकेशन में सीख लिया उसके नियम में। अब एप्लीकेशन में सीख लिया तो इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए कुछ बचा ही नहीं कि सर बचा क्यों नहीं है। तो देख लीजिए क्या बच रहा है, शॉर्ट। ध्यान देना क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और परीक्षा में आया तो 2 अंक में सीधा सीधा पूछेगा। सर ये इसमें तो 4 सवाल हैं फिर भी 2 अंक में। हाँ बेटा, बहुत छोटा सवाल है ये। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का चालक गोला, तो एक गोला बनाया, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 10 सेंटीमीटर केंद्र हो, ठीक है ना। अब आपसे कहा जा रहा है गो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चालक गोला ले लिया। अच्छा, इस गोले को 1 माइक्रोकूलम आवेश देना है तो Q बराबर है 1 माइक्रोकूलम, यानी कि माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम। तो ये तो बेटा आवेश Q का मान हो गया। तो जब भी चालक गोले को आवेश देंगे, आवेश कहाँ फैलेगा, इसके पृष्ठ पर, जैसे गोलीय कोश पर फैलता है। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ चालक गोला गोलीय कोश के भांति व्यवहार कर रहा है, ठीक। अच्छा, अब हमें निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहाँ के निम्न बिंदुओं पे। पहला बिंदु ले लो, गोले के केंद्र पर, पहला पॉइंट। वैद्युत क्षेत्र E बताना है केंद्र पर, केंद्र पर। अच्छा बेटा, केंद्र कहाँ है कि केंद्र तो सर इसके अंदर है, तो इसका मतलब है कि केंद्र है इसके अंदर, इन, और गोलीय कोश का पूरा आवेश है बाहर, अंदर तो आवेश ही नहीं है। आवेश नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0। पहला सवाल खत्म, क्लियर। नंबर 2 पढ़िए, गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, तो केंद्र ये रहा, इससे 5 सेंटीमीटर दूरी पे अब बात कर लें।
अच्छा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या कितनी है 10, 5 सेंटीमीटर कहाँ होगा इसके अंदर, तो बेटा ई बताना है 5 सेंटीमीटर पे, और बेटा 5 सेंटीमीटर का जो बिंदु है वो कहाँ है इसके अंदर, आवेश कहाँ है बाहर, अंदर आवेश है ही नहीं है, आवेश नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र ई का मान इनमें कितना होगा 0। सर ये 2 क्वेश्चन तो हो गए। अब आइए तीसरे क्वेश्चन पे, गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर, चलो गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर, तो बेटा 10 सेंटीमीटर केंद्र से चलोगे तो त्रिज्या भी तो 10 है, दूरी भी 10 है, इसका मतलब हम आ गए सतह पर। ई 10 सेंटीमीटर है वो कहाँ पर है, ई सरफेस पे, और सरफेस का फॉर्मूला क्या है वो अपन को यहाँ याद रखना है, क्या है बेटा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है, मान लगा दो, के का मान 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा क्यू का मान 10 की घात -6 बटे आर, आर क्या है दूरी, तो केंद्र से दूरी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो -2 लगा के, इसका कर दो होल स्क्वायर, तो न्यूटन पर कूलम ये आ जाएगा कहाँ पर बेटा 10 सेंटीमीटर दूरी पर। अब देखिए चौथा सवाल क्या कह रहा है, गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूर, तो केंद्र ये रहा 15 सेंटीमीटर दूर, तो 15 सेंटीमीटर 10 की त्रिज्या 5 बाहर, तो बेटा ई 15 सेंटीमीटर, अब 15 सेंटीमीटर का जो बिंदु होगा वो कहाँ होगा इसके बाहर, यानी कि ई आउट, और आउट का फॉर्मूला भी आपको पता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। सतह पर कैपिटल आर लगाना है सरफेस पे, क्योंकि त्रिज्या कैपिटल आर है, बाहर निकल जाएंगे तो दूरी स्मॉल आर, क्लियर है ना। तो के का मान 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा क्यू का मान सर 10 की घात -6 कूलम, ठीक है, बटे आर जो दूरी है वो कितनी है, आर 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर के लिए -2 इसका होल स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे तो न्यूटन पर कूलम में इसका आपका चौथा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, रफ कॉपी पर लिखिए और उसे समझिए, ठीक है ना। चलिए